इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कपिश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है कपिश जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्वार, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है निरंजन जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत। निरंजन जी, आपने सुना होगा सुरेंद्र जी को और आपने सुना होगा कपिश जी को। सवाल सर मेरा आपसे है कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मोदी की गारंटी, जिसमें उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि धरातल पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी कपिश जी का कहना है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बीजेपी ने आखिर क्या किया। बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर पर काम किया, हमने राम मंदिर बनवाया। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन मैं उन्होंने उनसे कहा कि राम मंदिर तो उनके मैनिफेस्टो में हमेशा रहा, 370 राम मंदिर, 3 तलाक, वो कह रहे हैं कि हमने किया। किस प्रकार से देखते हो बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया है, मोदी की गारंटी किया है, क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? जनता उसको कैसे देखेगी? सुनील जी, आपने जो सवाल किया 2-3 बिंदुओं में इसका जवाब देता हूं। पहली बात, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से इसे जो भारतीय जनता पार्टी का आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, इसके बाद इसकी विपक्ष समझ लीजिए धज्जियां उड़ा रहा था या ये विपक्ष इसको कहीं ना कहीं नकार रहा था। निश्चित रूप से देखिए, ये चीज मेरे हिसाब से अप्रत्याशित नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि विपक्ष का धर्म भी है, विपक्ष का दायित्व भी है और विपक्ष की पार्टी लाइन भी है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि हो, लेकिन जब बाद में विपक्ष में होता है तो निश्चित रूप से उसकी आंखों में कुछ ना कुछ दृष्टिपात होता ही होता है कि उसमें अच्छी चीजें भी दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इसके अंदर मैं इस चीज को कोई बहुत अप्रत्याशित या अतिशयोक्ति नहीं मानता। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा कि राम मंदिर की बात, तो देखिए वो तो मेरे हिसाब से अब कल की बात होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से विपक्ष अभी तक इस राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर अलग अलग बयानबाजी बदलता आया है, कभी कुछ स्टैंड कभी कुछ स्टैंड, तो वो तो देखिए, तो मैं निवेदन यही कर रहा था सुनील जी कि देखिए हर आदमी को अपनी बात रखने का मेरे हिसाब से स्वीकार होना चाहिए। कि अब वो अलग बात है, वो उस बात से सहमत हो असहमत हो, लेकिन क्या है कि बीच में डिबेट को डिरेल करना ना प्रासंगिक है और ना व्यवहारिक है और ना वो किसी आपके दर्शकों को भी अच्छा लगता है। आपके दर्शक भी चाहते होंगे कि ठीक है, आगे बढ़िए सर। ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई बीच में डिलेल ना करे। हाँ, देखिए सुनील जी, बात कर रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की। अगर मैं इस संकल्प पत्र के ऊपर पूर्ण रूप से दृष्टिकोण डालूं तो आप ये मान के चलिए मुझे ये एक कंप्लीट पैकेज लगता है। कंप्लीट पैकेज क्यों बोल रहा हूँ सुनील जी, आप इस चीज के अंदर देखिए कि इसके अंदर न्यूनतम जो एक आदमी की है वो है उसका भरण पोषण, यानी कि उसको 2 दिन की रोटी। तो उसके अंदर सरकार ने जिस तरीके से 2029 तक जो राशन देने की बात कही है या अनाज देने की बात कही है, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए एक तरफ यहाँ से और दूसरी तरफ जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा को इसके अंदर शामिल किया है। सुनील जी, क्या सुनील जी आपको लगता है कि इस तरीके से बात हो पाएगी? जिस तरीके से अगर मान लीजिए पिछला 10 मिनट मेरे हिसाब से खाली किसी जद्दोजहद के अंदर, यानी कि जो मछली बाजार का बन गया था आपकी डिबेट क्या इसी तो इस तरीके से हमारा पूरा समय चला जाएगा क्या? थोड़ा सा तो कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम शिक्षा बना के रही, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग हैं वही दूसरे की आवाज दबाने पर लग जाते हैं। तो समझ के लिए आपको ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? हाँ, हिंदी में बात कर रहा था। देखिए जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र की बात करूं और इसका अगर इसके ऊपर पूरी तरह से अगर आप दृष्टि डालेंगे तो ये आपको कंप्लीट पैकेज लगेगा। कंप्लीट पैकेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक आदमी की जो मूलभूत जरूरत होती है उसके शरीर के अंदर भूख, उसके पेट के अंदर आग, तो यहाँ पे जिस तरीके से 2029 तक राशन देने की बात कही गई है, यानी कि पेट से लेकर के देश तक की संकल्प पत्र के अंदर बात की गई है। और इसके अंदर जिस तरीके से देश के जो ज्वलंतशील मुद्दे हैं, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो इसके अंदर यूसीसी का मामला हो, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे इसके अंदर जो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस तरीके से आज की तारीख में मेरे हिसाब से हमारा जो न्यायिक सिस्टम है या यूं कहीं जो न्याय प्रणाली जो आज की तारीख में जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत जिसको कहते हैं कछुआ साल के हिसाब से जो चल रही है, 20 साल 25 साल 30 साल लोगों को अपने
न्याय पाने के लिए लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है कि भाई हम न्याय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा इसको गतिशील बनाएंगे। उसके बाद में जिस तरीके से चाहे ड्रोन दीदी हो, चाहे इसके अंदर युवाओं को युवाओं की ऊर्जा का या यूं कहें कि युवाओं के हुनर का जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बात की गई है, देश के विकास के लिए बात की गई है, यानी कि अंत्योदय से लेकर के समग्र और विकसित राष्ट्र की बात की गई है। और इसके अंदर जिस तरीके से बताया गया है कि भाई हम एनर्जी के क्षेत्र के अंदर हर घर के ऊपर रूफटॉप यानी कि छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाएंगे, जिस तरीके से बिजली का उत्पादन भी इसके अंदर बढ़ेगा, जिसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, जिसकी देश के विकास के लिए सुनील जी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि चार चीजें, ठीक है सर, महत्वपूर्ण चीजें हुई, ठीक है, आते हैं आपके पास। चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है सुनील जी। एक होती है तकनीक, इसके अंदर तकनीक का भी जिक्र किया गया है, इसके अंदर एनर्जी का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है, इसके अंदर रोड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि द्रुत यातायात व्यवस्था, उसका भी इसके अंदर जिस तरीके से रेल की पटरी नहीं डाली जाएगी, ये भी इसके अंदर डाल रहे, बुलेट ट्रेन का भी इसके अंदर जिक्र है, और जिस तरीके से देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इसके अंदर जिक्र। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये वास्तव में बहुत अध्ययन और बहुत विचार करने के बाद में बनाया गया एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है निरंजन जी, आपने घोषणा पत्र देखा होगा अखिलेश यादव का भी, समाजवादी पार्टी का, और आपने देखा होगा कांग्रेस का भी और पार्टियों का भी, और आपने बीजेपी का देखा होगा। क्या अनुमान लगाते हैं, क्या आकलन लगाते हैं, जनता किसके घोषणा पत्र पर ज्यादा विश्वास करेगी? देखिए सुनिए, जनता किसके घोषणा पत्र से ज्यादा विश्वास करेगी, ये तो जनता के विवेक के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। मेरा इसमें मूल्यांकन करना मेरे हिसाब से न्यायोचित भी नहीं है। नहीं, आप क्या, आपका अनुभव क्या कहता है सर? क्या जनता के विकास को मूल्यांकन अगर आप पूछेंगे, अगर मेरे विचार और मेरा मूल्यांकन अगर आप पूछेंगे, और अगर मैं एक भारत के एक आम नागरिक के हैसियत से अगर मैं इस चीज का मूल्यांकन करता हूँ और मैं इस चीज को देखता हूँ सुनील जी, तो मुझे एक चीज जरूर दिखाई देती है, और वो क्या चीज दिखाई देती है कि जो विपक्ष का एक काम होना चाहिए, यानी कि रचनात्मक विपक्ष का एक काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्ष उसके अंदर फैल हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र जो अभी समझ लीजिए 5-7 दिन पहले जो जारी हुआ था, उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 वर्षों के जितने भी घोषणा पत्र कांग्रेस के थे, शायद उन्हीं में से उठा करके और कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके और वो जनता के सामने उसको लॉन्च कर दिया गया। यानी कि इसको ये फ्री दे देंगे, उसको वो फ्री दे देंगे, इसका ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। और जिस आदमी ने भी, जहां पे भी अगर 50 आदमी भी किसी मांग को लेकर के सड़क पे उनको दिखाई दे गई, उन्होंने उन्हीं की मांग उस घोषणा पत्र के अंदर पूरी करके दिखा दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो जिस तरीके से 2012 के अंदर संसद के पटल के अंदर पटल के ऊपर मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते क्यों, और ये बात उन्होंने कब कही थी? जब उन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर सब्सिडी का रिवर्सल का जो स्कीम चालू की थी, तो उस प्रसंग में उन्होंने ये बात कही थी कि सब्सिडी इसलिए वापस लेनी पड़ रही है क्योंकि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। तो अब वो मेरे को चीज समझ में नहीं आई कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में या विपक्षियों ने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं बताई कि जो चीजें आप जो जिस तरीके से आप लुटाने की बात कर रहे हो, उसके अंदर जुटाने का क्या तरीका आपके पास, यानी कि धन आएगा कहां से। और जिस तरीके से उनके घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी बच्चे को आप ये मान के चलिए कि अपील चटा करके बड़ा किया गया है, और अगर आज इसको दोबारा से किसी अपने पाले में लाने के लिए या उसको लगता है कि उसका नफा खत्म हो रहा है तो उसकी अफीम की डोज और बढ़ा दी जाए, कहीं ना कहीं वो और डोज बढ़ाने वाला उसके अंदर कार्य बताया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि ये बहुत दिनों से इसके बारे में अध्ययन किया गया है। एक एक चीज को देश एक अंतिम व्यक्ति की जरूरत से लेकर के और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को, सारी चीजों को अध्ययन करके एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, कई व्यक्तियों के द्वारा इसके अंदर अध्ययन करके जो चीजें राष्ट्र, समाज और एक अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए या कहें कि अंत्योदय के लिए अगर कोई चीज जरूरत है तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर समाहित की गई है। तो निश्चित रूप से इसलिए मैंने इसको एक कंप्लीट पैकेज कहा। लेकिन आज की तारीख में हो ये रहा है सुनील जी, जो इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष को करना ये चाहिए कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अलावा क्या क्या योजनाएं सरकार को कैसे कैसे चलाई जानी चाहिए, सरकार को उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, केवल सरकार का कुर्ता खींचने के विपक्ष काम आता है, लेकिन उसका समाधान लेकर के सामने नजर नहीं आता।
कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा देते हैं, कांग्रेस बार बार आरोप लगा देती है चाइना के बारे में कि जिस तरीके से भारत के साथ चाइना आज की तारीख में समझ लीजिए एक छेड़छाड़ की नीति पे उतारू हो रहा है, यानी कि विस्तारवाद की नीति पे उतारू हो रहा है, तो वो इस चीज को लेकर के मोदी जी का और सरकार का कुर्ता तो खींचते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसके लिए चाइना के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या घुटनों के बल बैठ करके चाइना के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, कैसे चाइना को अब संतुष्ट किया जाए, तो वो उस चीज का समाधान नहीं बताते। और मेरा ये मानना है आज के तारीख में जो विवेकशील ऊर्जावान भारत है और आज जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि युवा भारत है, और वो आज हर एक गांव देहात और जहां भी बैठा हुआ आपके समझ में अपने तौर पर भी बैठा हुआ व्यक्ति आज किसी न किसी गैजेट से, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टैबलेट हो, हर एक किसी न किसी गैजेट से जुड़ा हुआ है और दिन प्रतिदिन की जो खबरें हैं या तमाम जो सारी की सारी सूचनाएं उस तक पहुंच रही है और वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर रहा है। और इसी का कारण है कि तमाम चुनावों के अंदर आकर के विपक्ष अपने जो आरोप आरोपों की रटी रटाई जो जड़ी है वो तो लगा देता है, लेकिन जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। इसीलिए चुनावों के परिणाम जो है वो विपक्ष के विपरीत आते हैं, तो वो उस समय जनता पे सवाल उठाना चालू कर देते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पे सवाल उठाना चालू कर देते हैं, कभी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना चालू कर देते हैं। सुनील जी, एक बात आपके चैनल पे और कहते जा रहा हूं, आज विपक्ष तमाम ये बात कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 से नीचे रहेगी, लेकिन मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं, आपके चैनल पे 5 जून को मैं फिर आपके चैनल पर डिबेट के लिए आ जाऊंगा। यही विपक्ष उस दिन ईवीएम पे फिर दोबारा से पट्टी करा पड़ेगा। तो इनको अपनी करनी पे और अपने आप पे विचार करना चाहिए कि भाई हमें अब सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की अगर भूमिका में हम आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होता वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ये एक देश का भी दुर्भाग्य है और एक इस देश की जो समझ लीजिए 140 करोड़ लोग हैं उनका भी दुर्भाग्य है। बिल्कुल। निरंजन जी, फाइनल कमेंट सर आपका। जी, मैं तो यही चाहता हूं सुनील जी कि इस देश के अंदर एक रचनात्मक और मजबूत विपक्ष हो, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र, बिल्कुल, विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हाँ, लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि जब विपक्ष कमजोर होता है या विपक्ष नहीं होता है तो सत्ताएं जो है वो आवारा हो जाती है। ये जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। लेकिन आज देश का और जनता का दुर्भाग्य, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य ये है कि जो वो विपक्ष है उसकी ऐसी करनी होगी कि आज जनता उसको विपक्ष में भी बिठाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो विपक्ष में बैठने के लिए संघर्षरत है। आज देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी, आप मैं नहीं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जो उनकी अलायंस पार्टी है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का भी सीटें नहीं जीत सकती। तो जिस तरीके से आज के हालात बने हुए हैं, लेकिन ये आज भी ये उसी जो हम हैं वहां हम थे जहाँ, और एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाई जा रहे हैं। केवल टीवी, आपके टीवी और ट्विटर पे जब आते हैं तो वहां पे केवल ट्रोलिंग और बदतमीजी, और ये जिस तरीके से अभी कपिल श्रीवास्तव जी आपने सुनाई था कि जिस केवल चीज को डिरेल करने की जो इनकी मानसिकता है, और मेरे हिसाब से इसीलिए जनता ये समझ चुकी है कि ये तो विपक्ष के मुकाबले नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब इनको दोबारा से एक बार सारी चीजों के पुनर्विचार करके और इस देश को एक जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इसको और ज्यादा देश को विकसित बनाने में सहयोग करे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में आया, जिससे देश का भी विकास हो और जनता का भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कल्याण हो। लेकिन सर, ये देखा जा रहा है कि एक संकल्प पत्र के साथ साथ जनता ये भी देखती है कि सरकार ने अपने टेन्योर में कैसा धरातल पर काम किया, और ग्राउंड पर जो काम दिखता है उसके आधार पर जनता वोट कास्ट करती है। मैं बोलूं इस विषय पर निरंजन जी? सुनील, हाँ देखिए सुनील जी, ऐसा है ये सारी की सारी चीजें जनता को दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं भी कदाचित गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। सुनील जी, आज के 15-20 वर्ष पहले जब अपने गांव में जाता था तो मैं देखता था तो इक्के दुक्के पक्के घर हुआ करते थे, बाकी छाछ छप्पर और कच्चे। और आप ये मान के चलिए, जब मैं अपने जिला हेडक्वार्टर से अपने गांव 25 किलोमीटर की दूरी तय करता था अपने निजी वाहन पे भी, तो मेरे को लगभग 1.5 घंटा लगता था। लेकिन आज मैं जब उन्हीं क्षेत्रों में जब वापस जाता हूँ सुनील जी, मैं देखता हूँ कि केवल 1-2
एक दो घरों के अंदर कोई स्थान छप्पर होते हैं, बाकी सारे पक्के घर बन गए। और सड़कें ऐसी हैं कि जहां मुझे 1.5 घंटा लगता था वहां 32 किलोमीटर में 22 मिनट लगते हैं। तो क्या ये विकास नहीं है? जिस तरीके से देश के अंदर मान लीजिए 32, 34 अगर वंदे भारत चल गई है तो ये देश का विकास नहीं है। जो एक समय हुआ करता था, आज के 2014 से पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 18 घंटे के पावर कट लगते थे और देश का समझ लीजिए मेरे हिसाब से 30% भूभाग ऐसा था कि जहां पे बिजली की लाइनें तक नहीं थी, यानी कि बिजली के कनेक्शन तक नहीं थे। और आज जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए जो हमारी 16% की डेफिसिट थी एनर्जी के क्षेत्र में, और आज हमारे यहाँ 22% एनर्जी यानी कि बिजली एक्सिस है, तो क्या ये विकास नहीं हुआ? जिस तरीके से पहले 3 एम्स हुआ करते थे, आज 14 एम्स है, और बहुत सारी योजनाएं जो जनता ने देखी है। और इस चीज को हमारे यहाँ देसी भाषा के अंदर सुनील जी कहा जाता है कि घर और स्वयं सराए हुए पूत नहीं सरते, गांव सराए हुए पूत सरते। आज उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो जब विश्व बिरादरी आने वाला समय भारत का बता रहा है, जब विश्व बिरादरी जब IMF इस चीज की घोषणा कर रहा है, ठीक है, आज की तारीख में सबसे द्रुत गति। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, सुरेंद्र जी आपका और निरंजन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।